हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। इससे पहले हमने 6 क्लास के एनसीईआरटी के जो है ज्योग्राफी के एमसीक्यू आपको करा दिए हैं। और आज जो है हम इसमें 7th की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक की, उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उसका जो क्वेश्चन है आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पहला स्टेटमेंट है, क्या कहता है इसको जरा देख लेते हैं कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है। तो मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। बहिर्जनिक बल एक्सोजोनिक फोर्स का प्रकार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्जनिक फोर्स होता है ना, उसके अंदर जो है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसी घटना होती हैं, या पटल विरूपण आपने सुना होगा, पर्वत निर्माणकांडी वो होता है उसके अंदर, जिसे पटल विरूपण बल कहते हैं। और बहिर्जनिक जो फोर्स होता है ना, उसमें अपर्दन और विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, जैसे बहता हुआ नदी का जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये सब होता है। तो इसमें हिमनद तो है, समुद्री तरंग है, पवन है। ये भूकंप जो है वो क्या है, वो इसमें सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये इससे मैच नहीं करता। ये बहिर्जनिक बल नहीं है, ये क्या है, अंतर्जनिक फोर्स, पृथ्वी के अंदर से जो बल लगता है। ठीक है, और ये पृथ्वी के बाहर से लगते हैं तीनों बल, और ये पृथ्वी के अंदर से लगता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। भूकंप के संदर्भ में, अब ये भूकंप के बारे में पूछ रहा है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन भूकंप कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है एक तरीके से, ये सही है। जब स्थलमंडल की जो प्लेट होती हैं, आपको पता है कि हमारी जो प्लेटें जब गति करती हैं ना, जब मूवमेंट होता है उनके अंदर, तो क्या है, कंपन उत्पन्न होता है। तो उस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हों, या प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हों, या क्या होता है, पृथ्वी पे कंपन होता है। ठीक है, तो इसी को हम भूकंप कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम या केंद्र कहते हैं। ये भी स्टेटमेंट राइट है कि जहाँ से ये कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र, उसको उद्गम कहते हैं, भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भूकंप के उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और जहाँ सबसे पहले भूकंप की जो तरंग पहुंचती है उसको क्या कहते हैं, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी आज का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ के ऊपर हम जो है उसकी तरंग को नापते हैं, और भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में पी तरंगों और एस तरंगों से पूर्व दर्ज किया जाता है। हाँ, इसको पूर्व में दर्ज किया जाता है। भूकंप आने से पहले ही ये सिस्मोग्राफ जो है बता देता है कि इस जगह पर भूकंप आने वाला है। और इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मैं आपको बताऊं कि भूकंपीय तरंगें जो होती है ना, वो 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली होती है पी तरंगें, दूसरी होती है एस तरंगें, और तीसरी होती है एल तरंगें। तो ये पी तरंगें जो होती है ना, इसको प्राथमिक वेव बोलते हैं। ये एस तरंगें होती है, इसको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। और जो एल तरंगें होती है ना, उसको लब वेव बोलते हैं। ठीक है, या पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं इसको। तो और ये पूछ रहा है कि ये पी तरंगें जो होती है ना, ये जब पी तरंगें जब चलती है ना, तो वो ऐसे चलती हैं, वो ऐसे चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन जब एस तरंगें चलती है ना, तो वो ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। और एल तरंगें चलती है ना, वो ऐसे चलती हैं, ऐसे। तो इससे खतरनाक होती है ना, वो ये होती है एल वाली, और उससे कम एस वाली, और उससे कम पी वाली। तो ये पूछ रहा है कि पी तरंगों के अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा आगे पीछे कंपन करती है, जी बिल्कुल। जबकि एस तरंगों की तरंग प्रसार की दिशा जो है समकोणीय ऊपर नीचे। तो ये नीचे गई, ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे गई। देखिए ये ऐसे समझिए, इसको ज़रा मैं साफ कर दूं।
देखिए ये जो है एस तरंग ऐसे नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पहला वाला तो हमारा राइट था और दूसरा वाला भी हमारा क्या हो गया, राइट है। पूरे कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रवाह का निर्माण करती है, ये बिल्कुल राइट है। और मैदानी क्षेत्रों में नदियां द्वारा बनाए गए विसर्प लूप नदी से अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, राइट है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नंबर 47 क्या कहता है, जलप्रपात की स्थिति के संदर्भ में असुमलित को छाटिए। तो ये पूछ रहा है कि इसमें असुमलित कौन सा है, वो आपको छाट रहा है। ये जो हो गया आपका पहला एंजल जलप्रपात, तो ये वेनेजुला में, ये आपका राइट है। दूसरा विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ये बिल्कुल राइट है। नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, ये भी राइट है। और कुचिकल जलप्रपात जो है बांग्लादेश, जी नहीं, कुचिकल जलप्रपात जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो इसमें ये जो है सुमलित, सही सुमलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है कि समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण के कारण तटीय मेहराबों का निर्माण होता है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पूछ रहा है कि समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण के कारण समुद्रों में बची दीवार जैसी आकृतियों को स्टेक कहा जाता है। तीसरा पढ़ लेते हैं, वायु अपने साथ बालू के महीन और हल्के कणों को अत्यधिक दूर ले जाकर इनका विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है जिसे लोअस कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया, कितने सही हैं, तो तीनों युग्म सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, जी बिल्कुल राइट है। कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जी बिल्कुल, ये भी राइट है। तो इसमें कितने कथन सही हैं, तो इसमें दोनों कथन सही हैं। आपका राइट आंसर हो गया ए और बी, दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है, पहला स्टेटमेंट है कि वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से जीव जंतुओं की रक्षा करता है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल के अभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा कहता है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल की अनुपस्थिति हो तो दिन का तापमान बहुत कम और रात का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो है स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल की अनुपस्थिति हो तो दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और रात का तापमान बहुत कम हो जाएगा। अगर वायुमंडल की चादर ना हो तो दिन के समय हम सूर्य की जो गर्मी होती है ना उससे झुलस सकते हैं और रात के समय ठंड में जम सकते हैं, अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी के अंदर, आप इस बात को समझ लें। और वायु राशि पृथ्वी तापमान को रहने योग्य बनाती है और ये जो वायु राशियाँ होती हैं ना, ये पृथ्वी का जो वातावरण ऐसा क्रिएट करती हैं कि ये मानव के रहने योग्य है ये ग्रह, इसीलिए। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन इसमें सही हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो गया बी, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जी बिल्कुल, ये इसका राइट आंसर है। और दूसरा पढ़ लेते हैं, वायु में नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन और उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है आपकी 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है आपकी 0.03%
और उसके बाद पाई जाती है आर्गन, जिसको बोलते हैं 0.93%, और उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है वायु के संघटक। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें केवल एक कथन सही है। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल। तीसरा पढ़ लेते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। ये ग्लोबल वार्मिंग वाली जो घटनाएं आप सुनते हैं वो इसी कारण तो होती हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, वो अधिक है। ठीक है, इसी कारण ये क्लाइमेट चेंज आप बहुत पढ़ते हो, जिसके ऊपर इतने सारे सम्मेलन होते हैं कि ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सारा माजरा जो है यही तो है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो इसमें जो है तीनों कथन सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर वायुमंडल की परतों का सही क्रम लगाइए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, उसके बाद आता है आपका ब्राह्य वायुमंडल, और उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। पहला तीसरा दूसरा पांचवा और चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी घटनाएं वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण जो क्षोभ मंडल परत के अंदर होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जी बिल्कुल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो बहिर्मंडल होती है। जी बिल्कुल। सबसे ऊपरी परत जो अभी मैंने आपको बताई है बहिर्मंडल होती है। और रेडियो संचार के लिए ब्राह्य वायुमंडल की परत उपयोगी है। जी बिल्कुल, ये भी आपका जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्राह्य जो इसको वायुमंडल होता है ना, इसकी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आतपन तापमान के वितरण को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। जी बिल्कुल। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है सूर्य ताप या आतपन कहलाती है। जी बिल्कुल। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। जी बिल्कुल, यह राइट आंसर है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो तीनों कथन सही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।